हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। देखिएगा, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 वीडियोज़ मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। आज का वीडियो देखने से पहले आप पहले उन दोनों वीडियोस को देखिएगा और उसके बाद में आज वाला वीडियो देखिएगा। यदि आप वो दोनों वीडियोस देख चुके हैं तो आप अब इस वीडियो को देख सकते हैं। उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से उन दोनों वीडियोस को आसानी से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिएगा, टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की क्लास का पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ के द्वारा दर्शाया जाता है, जहां EQ का मतलब है तुल्यांक, इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। किसी वैद्युत अपघटनी विलयन के उस आयतन के चालकत्व को तुल्यांकी चालकता कहा जाता है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय उपस्थित होता है। मान लीजिएगा हमारे पास एक सेल है और उस सेल में हमने किसी विद्युत अपघटय का जलीय विलयन भर रखा है। इस विलयन के उस आयतन के चालकत्व को तुल्यांकी चालकता कहा जाएगा जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय उपस्थित होगा। मान लीजिएगा वो आयतन काल्पनिक रूप से ये है। ये जो आपको आयतन दिखाई दे रहा है, ये आयतन काल्पनिक रूप से मैंने वो आयतन मान लिया जिसमें विद्युत अपघटय का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है। तो इस आयतन के चालकत्व को हम क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता कहेंगे। तो तुल्यांकी चालकता क्या होती है? किसी विद्युत अपघटनी विलयन के उस आयतन के चालकत्व को तुल्यांकी चालकता कहा जाता है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय उपस्थित होता है। मान लीजिएगा हमारे पास एक कोई विलयन है, उस विलयन में हमने विद्युत अपघटय के 50 ग्राम तुल्यांक घोल रखे हैं। तो विलयन हमेशा कैसा बनता है? समांगी। तो उस विलयन का कोई ना कोई आयतन तो ऐसा जरूर होगा जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय उपस्थित है। तो उस आयतन का चालकत्व क्या कहलाएगा? तुल्यांकी चालकता। और तुल्यांकी चालकता को हम किससे दर्शाते हैं? लैम्डा EQ से दर्शाते हैं, लैम्डा EQ से। ठीक है, अब हमें प्राप्त करना है इसका फॉर्मूला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पिछले वीडियो को याद करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1 ml विद्युत अपघटनी विलयन का जो चालकत्व होता है वो कापा के बराबर होता है। 1 ml विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व किसके बराबर होता है? कापा के। और कापा क्या होती है? चालकता। तो बताइएगा, 1 ml विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व यदि कापा के बराबर है तो बताओ 2 ml विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व किसके बराबर होगा? 2 गुणा कापा के। मैं कहूँ 3 ml विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व किसके बराबर होगा? 3 गुणा कापा के। और इसी प्रकार यदि मैं कहूँ Vml विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व बताओ किसके बराबर होगा? कापा गुणा Vml की। तो 1 ml विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व कापा के बराबर होता है। तो बताओ Vml विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व किसके बराबर होगा? कापा गुणा Vml के। अब मैंने मान लिया कि Vml विलयन का वह आयतन है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय उपस्थित है। तो बताओ मुझे, ये जो कापा गुणा Vml है वो किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा EQ के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब लैम्डा EQ बराबर क्या होगा? कापा गुणा Vml। वापस से सुन लीजिएगा, वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि 1 ml
विद्युत अपघटनीय विलयन का चालकत्व किसके बराबर होता है? कापा की। तो बताओ 1 ml का अगर कापा के बराबर है तो V ml का किसके बराबर होगा? कापा गुणा V ml के। अब यदि V ml मैं विलयन का वह आयतन मान लूं जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य उपस्थित है, तो बताओ कापा गुणा V ml किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा EQ के, यानी लैम्डा EQ बराबर हो जाएगा कापा गुणा V ml। चलिएगा अब आगे बात करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, लैम्डा EQ बराबर कापा गुणा V ml। अब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने आपको जब विलयन वाला चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलता बराबर होता है विलय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन, और आयतन यदि ml में लेते हो तो ऊपर किससे गुणा हो जाता है? 1000 से। चूँकि तुल्यांकी चालकता की परिभाषा में हम 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य काम में लेते हैं, तो बताओ इस नॉर्मलता के फॉर्मूले में यदि मैं ग्राम तुल्यांक 1 कर दूं, कितना कर दूं? 1। ये जो ग्राम तुल्यांक है इसको कितना कर दूं? 1 कर दूं। इसको मैंने कितना कर दिया? 1 कर दिया। तो बताओ नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? 1000 बटा विलयन का आयतन ml में। तो ये इधर लिखा हुआ है, देखिएगा विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांक बराबर 1 ग्राम तुल्यांक, इसलिए नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मलता बराबर हो जाएगा 1000 बटा V ml। क्यों? क्योंकि ग्राम तुल्यांक 1 है, तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है? ग्राम तुल्यांक बटा V ml, ऊपर किससे गुणा होता है? 1000 से। ग्राम तुल्यांक को 1 मान लिया, तो बताओ नॉर्मलता बराबर क्या हो गया? 1000 बटा V ml। तो बताओ यहाँ पर V ml बराबर क्या आएगा? 1000 बटा N। इस V ml को इधर ले जाइएगा और नॉर्मलता को नीचे लेके आइएगा, तो बताओ V ml बराबर क्या हो गया? 1000 बटा नॉर्मलता। V ml का मान रखने पर, V ml का मान कौन से फॉर्मूले में रखना है आपको? इस फॉर्मूले में V ml का मान रखना है, और V ml का मान कितना आया? 1000 बटा N। तो बताओ मुझे लैम्डा EQ बराबर क्या हो गया? कापा गुणा 1000 बटा N, जहाँ N क्या है? विलयन की नॉर्मलता। याद कर लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। वैसे जो कैपिटल N होता है वो नॉर्मलता को ही दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर मेंशन मैंने नहीं किया है। तो लैम्डा EQ बराबर क्या हो गया? कापा गुणा 1000 बटा N। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तुल्यांकी चालकता की परिभाषा आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इस फॉर्मूले से अब हम तुल्यांकी चालकता की इकाई ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा तुल्यांकी चालकता की इकाई कैसे ज्ञात करेंगे? लैम्डा EQ बराबर कापा गुणा 1000 बटा N। इसका मतलब लैम्डा EQ की जो इकाई होगी वो कापा की इकाई बटा नॉर्मलता की इकाई के बराबर होगी। वापस से सुन लीजिएगा, लैम्डा EQ की जो इकाई होगी वो कापा की इकाई बटा नॉर्मलता की इकाई के क्या होगी? बराबर, क्योंकि 1000 की कोई इकाई नहीं होती, 1000 एक क्या है? संख्या है। तो बताओ लैम्डा EQ की इकाई बराबर, कापा की इकाई मैंने क्या बताई थी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलता होती है विलय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन ml में, और ऊपर किससे गुणा होता है? 1000 से, तो उसका 1000 का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे बताइएगा, ग्राम तुल्यांक को मैंने लिख दिया केवल तुल्यांक, ठीक है, डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन किस में? ml में, और ml को क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा, और ऊपर पहले से क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स है, तो सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब से गुणा होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएगा। इसका मतलब इकाई क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और तुल्यांक भी ऊपर चला जाएगा, तो तुल्यांक इनवर्स। तो ध्यान रखिएगा, लैम्डा EQ की जो इकाई होती है वो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। काफ़ी बार एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि तुल्यांकी चालकता का मात्रक लिखिए। तो तुल्यांकी चालकता का मात्रक होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी कहते हैं, तो इस इकाई को आप लिख सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स भी आप इसको लिख सकते हो। इसको ऐड कर लीजिएगा, आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो। वैसे आपको पता है ये ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं, सीमेंस भी कहते हैं। अब तुल्यांकी चालकता पर आधारित एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 1 m H2SO4 विलयन की विशिष्ट चालकत्व और चालकता एक ही बात होती है। 1 m यानी आपको एक H2SO4 का विलयन दिया हुआ है और उसकी मोलरता कितनी है, 1 m है, और उसकी चालकता आपको दे दी 26 गुणा 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इस विलयन की तुल्यांक चालकता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है आपसे, तुल्यांक चालकता पूछा है। यदि विलयन का प्रतिरोध 31.6 ओम है। चलिएगा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा आपको पूछा गया है तुल्यांकी चालकता पूछा है, तो हम जानते हैं तुल्यांकी चालकता का सूत्र क्या होता है, लैम्डा EQ बराबर कापा गुणा 1000/n। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक तो कापा का मान दे रखा है 26 गुणा 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा दिया गया है कापा का मान 26 गुणा 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आपको H2SO4 विलयन की मोलरता दे रखी है 1 m, लेकिन तुल्यांकी चालकता के सूत्र में मोलरता काम में नहीं आती, उसमें क्या काम में आती है, नार्मलता। तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं नार्मलता बराबर होता है मोलरता गुणा VF, और VF क्या होता है, संयोजकता गुणांक, और H2SO4 के लिए संयोजकता गुणांक का मान कितना होगा, 2, क्योंकि H2SO4 के पास त्यागे जा सकने वाले H+ आयनों की संख्या कितनी है, 2। तो बताओ नार्मलता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता का मान 1 है, VF का मान 2 है, तो बताओ नार्मलता कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। नार्मलता कितनी हो गई, 2n। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं H2SO4 विलयन की नार्मलता कितनी आ गई, 2n आ गई। अब मान रख देंगे, एक तो कापा का मान रख देंगे, एक नार्मलता का रख देंगे। तो बताओ लैम्डा EQ बराबर क्या हो जाएगा, 26 गुणा 10⁻² गुणा 1000/2। सॉल्व करेंगे आएगा 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, या 130 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। आपकी ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार वापस बता देता हूँ, इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, लैम्डा EQ पूछा गया है, और लैम्डा EQ बराबर होता है कापा गुणा 1000/n। इस क्वेश्चन में आपको जो प्रतिरोध दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इस प्रतिरोध का इसमें कोई उपयोग नहीं होगा। कापा का मान आपको दे रखा है, नार्मलता आपको नहीं दे रखी, तो नार्मलता आपको निकालनी पड़ेगी, और नार्मलता निकालने के लिए आपको मोलरता दी हुई है, और H2SO4 का VF आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप VF के बारे में प्रॉपर्ली नहीं जानते हैं तो आप मेरे विलयन वाले चैप्टर के वीडियोस देख सकते हैं, उसमें जहाँ पर मैंने सांद्रता वाली इकाई पढ़ाई थी, सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ाई थी, वो वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें मैंने VF एक्सप्लेन किया था। तो मान रख देंगे, और मान रखने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। चलिएगा तुल्यांक चालकता के बाद हम बात करते हैं मोलर चालकता की, जिसको लैम्डा m से दर्शाते हैं। देखिएगा तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है। तुल्यांकी चालकता में हम 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य काम में लेते हैं, और मोलर चालकता में हम उसकी जगह 1 मोल विद्युत अपघट्य काम में लेंगे। परिभाषा सेम ही रहेगी, यानी किसी विद्युत अपघटनी विलयन के उस आयतन के चालकत्व को मोलर चालकता कहा जाता है जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित होता है। सेम ही परिभाषा है, बस 1 ग्राम तुल्यांक के स्थान पर क्या आ गया, 1 मोल विद्युत अपघट्य आ गया। इसे लैम्डा m से दर्शाते हैं। चलिएगा इसका फॉर्मूला निकालते हैं, वही तरीका होगा। हम जानते हैं 1 ml विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व किसके बराबर होता है, कापा के बराबर। तो बताइएगा Vml विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व किसके बराबर होगा, कापा गुणा Vml के।
माना VmL विलयन का वह आयतन है जिसमें 1 मोल विद्युत अपघटय उपस्थित है। तो बताओ लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा, कापा गुणा VmL। मोलरता के फॉर्मूले से हम VmL का मान फाइंड आउट कर लेंगे। बताओ कितना आएगा, 1000 बटा m। क्यों? क्योंकि मोलरता का फॉर्मूला होता है m बराबर विलय के मोल बटा VmL इंटू बाई 1000। बताइएगा मोल कितने हैं, 1, विलय के मोल 1 ही हैं। तो बताओ मोलरता बराबर क्या हो गया, 1000 बटा VmL। तो बताओ VmL बराबर क्या हो जाएगा, 1000 बटा कैपिटल M। VmL का मान रख दिया तो हमारे पास लैम्डा m का फॉर्मूला आ गया। लैम्डा m बराबर कापा गुणा 1000 बटा कैपिटल M। लैम्डा m का मात्रक निकाल लेंगे। मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा m का मात्रक बराबर कापा का मात्रक गुणा 1000 का कोई मात्रक नहीं होगा बटा मोलरता का मात्रक। ठीक है, चलिएगा। लैम्डा m का मात्रक क्या हो जाएगा, कापा का मात्रक कितना हो, क्या होता है, कापा का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और लीटर को मैंने लिख दिया ml और ml को मैंने लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया तो सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब, बताओ क्या बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल ऊपर जाएगा तो अपने पास मात्रक आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मोलर चालकता आपके समझ में आ गई होगी। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में ज़्यादा अंतर नहीं है। तुल्यांकी चालकता में हम 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय काम में लेते हैं और मोलर चालकता में हम 1 मोल विद्युत अपघटय काम में लेते हैं। मोलर चालकता पर आधारित एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। 298 केल्विन ताप पर 0.2 m KCl विलयन का विशिष्ट चालकत्व और चालकता एक ही बात होती है, 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे। मोलर चालकता आपसे पूछी है तो मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा m बराबर कापा गुणा 1000 बटा m, जहाँ m क्या है, विलयन की मोलरता आपको दिया है। कापा का मान आपको दे रखा है, मोलरता का मान आपको दे रखा है। दोनों के मान इस सूत्र में रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 124 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैसे किया वापस बता देता हूँ। हम जानते हैं लैम्डा m बराबर होता है कापा गुणा 1000 बटा m। कापा का मान कितना है, 0.248 दिया हुआ है, इंटू बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलरता कितनी दे रखी है, 0.2। इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा, 124 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिएगा मोलर चालकता पर आधारित एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.1 m KCl विलयन से भरे चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि सेल का प्रतिरोध 0.02 m KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 m KCl विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। 0.1 m KCl विलयन का विशिष्ट चालकत्व 1.29 गुणा 10⁻² सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। तो देखिएगा कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें मोलर चालकता पूछी है, कौन से विलयन की मोलर चालकता हमें पूछी है, 0.02 m KCl विलयन की मोलर चालकता हमसे पूछी है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं लैम्डा m बराबर होता है कापा गुणा 1000 बटा m, और m का मान कितना रख देंगे, 0.02। अब देखो आपको इस सवाल में 0.02 m KCl विलयन की कापा आपको नहीं दे रखी है, मतलब जिस विलयन की मोलर चालकता आपसे पूछी है उस विलयन की चालकता आपको नहीं दे रखी है। तो उस विलयन की चालकता को आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको डेटा दे रखे हैं किसके, 0.1 m KCl विलयन के। तो देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे हम कापा को। हम इसके लिए 0.1 m KCl विलयन जो है उसकी सहायता लेंगे।
हम जानते हैं कापा बराबर होता है 1/r गुणा सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल स्थिरांक का मान ज्ञात कर लेंगे और इसके सेल स्थिरांक से हम 0.02 m KCl का जो विलयन है उसकी कापा ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम सेल स्थिरांक ज्ञात कर लेते हैं। सेल स्थिरांक बराबर होगा कापा गुणा r, और कापा का मान कितना है 1.29 गुणा 10⁻²। ये जो विलयन है इसकी कापा आपको दे रखी है, गुणा कैपिटल R कितना है इसका, यानी इसका प्रतिरोध कितना है 100 ओम। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 100। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ, 1.29 आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल स्थिरांक हमारे पास आ चुका है। अब मैंने आपको बताया था किसी भी सेल का सेल स्थिरांक हमेशा क्या होता है, नियत होता है। तो इस सेल स्थिरांक को काम में लेते हुए हम 0.02 m KCl विलयन की कापा ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि उसका प्रतिरोध हमें दे रखा है 520 ओम। तो कापा बराबर होगा 1/r गुणा सेल स्थिरांक। तो बताइएगा 1/520 गुणा सेल स्थिरांक का मान कितना आया 1.29। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1/520 गुणा 1.29। अब देखो कापा का मान और m का मान हम लैम्डा m के सूत्र में रख देंगे, और लैम्डा m के सूत्र में जैसे ही मान रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 124.03 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमारा अगला टॉपिक है विद्युत अपघटनी विलयन के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है अंतरा आयनिक आकर्षण बल। अंतरा आयनिक आकर्षण बल अधिक होने पर विलायक के अणु यार थे ना, मैं कहूँ अति देर माए बैठे 1 मिनट में बाहर निकले आया दोनों जने। लगा ही देती हूँ, बिजली लगा दी आपको, और डरा दो आपको, डरा दो। मैं वीडियो बना रहा हूँ। पापा जी मैं कहती हूँ मेरी बिंदी है, ये लो बिंदी लगा दी इतनी बड़ी। आकर्षण को आकर्षण को पापा जी मैं छात पर जाऊंगे। यहाँ पे भूत रहता, भूत वहाँ ना छत पे भी भूत रहता है। मैं छत पे जा रहा हूँ फिर। ये आगे लगा दी, ये लगा दी बहुत सारी बिन्नी लगा दी। क्या है मुझे को पता है क्या है। आकर्षण को कम करने में या तू भी तेरी पढ़ाई कर, पापा जी जीतेगा। मम्मा जीतना है। उस आकर्षण को कम करने में या ख़त्म करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिस कारण वैद्युत अपघटय का वियोजन पूर्णतया नहीं हो पाता है, जिस कारण चालकत्व में कमी आती है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वैद्युत अपघटय के आयनों के मध्य आकर्षण बल जितना अधिक होगा विलायक के अणु उस आकर्षण को कम करने में उतना ही कम सक्षम हो पाएंगे, और इस कारण से क्या होगा, वैद्युत अपघटय का वियोजन
ढंग से नहीं हो पाएगा, और जब वियोजन ढंग से नहीं हो पाएगा तो आयनों की जो संख्या है वो क्या होगी, कम होगी, और इस कारण से चालकत्व भी क्या होगा, कम होगा। चलिएगा, दूसरा कारक है आयनों का विलायकन। आयनों के विलायकन का तात्पर्य है, आशय है विलायक का आयनों के साथ जुड़ना। जब विलायक के अणु आयनों के साथ जुड़ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विलायक, आयनों का विलायकन। आयनों के विलायकन के कारण आयनों की गतिशीलता में कमी आती है, क्योंकि आयन क्या हो जाएंगे, वजन में भारी हो जाएंगे। जब आयनों के साथ विलायक के अणु जुड़ जाते हैं तो आयनों की गतिशीलता कम होती है, क्योंकि आयनों का वजन बढ़ जाता है, और हम कह सकते हैं कि विलयन का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिस कारण से चालकत्व में क्या आती है, कमी आती है। तीसरा कारक है विलायक की विस्कासिता। विलायक की विस्कासिता जितनी अधिक होती है विलयन उतना ही अधिक गाढ़ा होता है, जिस कारण आयन भली भांति गति नहीं कर पाते हैं, जिस कारण चालकत्व कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, विलायक की विस्कासिता जितनी अधिक होती है आयनों की गति उतनी ही क्या होती है, कम होती है, और चालकत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चौथा कारक है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता अधिक होने का मतलब है कि उस विलयन में जल की मात्रा कम है, उस विलयन में जल की मात्रा कम है, अर्थात उस विलयन की तनुता कम है। सांद्रता अधिक होने का मतलब होता है कि उस विलयन में जल की मात्रा क्या है, कम, और जल की मात्रा कम होने का मतलब तनुता क्या है, कम। याद रखिएगा, जब किसी विलयन की सांद्रता बढ़ती है तो हम कह सकते हैं उसकी तनुता क्या होती है, कम होती है। सांद्रता और तनुता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि एक बढ़ती है तो दूसरी में क्या आएगी, कमी आएगी। तो सांद्रता व तनुता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। विलयन की सांद्रता अधिक होने पर यानी तनुता कम होने पर विलयन में वैद्युत अपघट्य का वियोजन कम होता है। वैद्युत अपघट्य का वियोजन क्या होता है, कम, जिस कारण आयनों की संख्या कम होती है। इस कारण विलयन की सांद्रता अधिक होने पर विलयन का चालकत्व कम होता है। तो याद रखिएगा, जब किसी विलयन की सांद्रता बढ़ती है अर्थात तनुता में कमी आती है तो क्या होता है, चालकत्व कम होता है। चालकत्व कम क्यों होता है, क्योंकि सांद्रता जितनी अधिक होगी तनुता जितनी कम होगी, वैद्युत अपघट्य का वियोजन उतना ही कम होगा। पांचवा कारक है तापमान। ताप बढ़ने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, जिस कारण से चालकत्व बढ़ता है। तापमान का मान जितना ज़्यादा होगा आयनों की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा, और काइनेटिक एनर्जी यदि ज़्यादा होगी तो चालकत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगला टॉपिक है चालकत्व, चालकता व मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो देखिएगा, अभी हमने चालकत्व पर सांद्रता का प्रभाव पड़ा था। अब जो सांद्रता का प्रभाव है उसका ठीक विपरीत प्रभाव होगा तनुता का। तनुता बढ़ने पर वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा बढ़ती है, जिस कारण आयनों की मुक्त आयनों की संख्या बढ़ती है, अतः चालकत्व बढ़ता है। तो क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि तनुता बढ़ने पर वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा बढ़ती है, जिस कारण मुक्त आयनों की संख्या बढ़ती है और चालकत्व बढ़ता है। अब हम बात करेंगे चालकता पर तनुता का प्रभाव। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चालकता पर तनुता का प्रभाव। चालकत्व पर तनुता का प्रभाव हमने पढ़ लिया। हमने देखा कि तनुता बढ़ने पर चालकत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चालकत्व तो तनुता बढ़ने पर बढ़ता है लेकिन चालकता में कमी आएगी। क्यों आएगी, देखिएगा। किसी वैद्युत अपघटनी विलयन की तनुता बढ़ने पर यानी जल मिलाने पर, तनुता बढ़ने का मतलब क्या होता है, हम उसमें जल मिला रहे हैं। जल मिलाने पर 1 ml विलयन में आयनों की संख्या में कमी आती है, जिस कारण चालकता घट जाती है। चालकता 1 ml विलयन के चालकत्व के रूप में परिभाषित की जाती है। देखिएगा, जब हम किसी विलयन में जल की मात्रा बढ़ाते हैं
यानी हम उस विलयन में क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं। तो जल मिलाने पर क्या होता है, उस विलयन के संपूर्ण आयतन में आयनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। संपूर्ण आयतन में आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, परंतु 1 ml आयतन में आयनों की संख्या में क्या आती है, कमी आती है। तो संपूर्ण विलयन में आयनों की संख्या बढ़ने के कारण संपूर्ण विलयन का चालकत्व तो बढ़ता है, लेकिन 1 ml विलयन में आयनों की संख्या में कमी आने के कारण 1 ml विलयन का चालकत्व घटता है। और 1 ml विलयन के चालकत्व को ही क्या कहा जाता है, चालकता कहा जाता है। यही कारण है कि तनुता बढ़ने पर विलयन का चालकत्व तो बढ़ता है, लेकिन चालकता में क्या आती है, कमी आती है। इसको हम एक काल्पनिक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। माना 100 ml विलयन है हमारे पास और उस विलयन में आयनों की संख्या है 5 लाख। 100 ml विलयन में आयनों की संख्या कितनी है, 5 लाख। अतः 1 ml विलयन में आयनों की संख्या कितनी होगी, 5000 होगी। 100 ml विलयन में आयनों की संख्या है 5 लाख। तो बताओ 1 ml विलयन में ज्ञात करने के लिए 100 का भाग दे दो। तो 5 लाख को जब 100 से काटोगे आप, 5 लाख में एक जीरो और आएगा, तो बताओ कितना बचेगा, 5000 आयन बचेंगे। ये जीरो कट गया तो ये जीरो बच जाएगा, तो 5000 आयन हो गए। तो 5 लाख आयन है 100 ml विलयन में, तो 1 ml विलयन में आयनों की संख्या कितनी होगी, 5000। अब क्या किया हमने, विलयन में 100 ml जल मिला दिया। जैसे ही हमने 100 ml जल मिलाया तो बताओ कितने ml विलयन हो जाएगा, 200 ml विलयन। 200 ml विलयन में आयनों की संख्या मैंने मान ली 6 लाख हो गई। तो बताओ 1 ml विलयन में आयनों की संख्या कितनी होगी, 3000। 6 लाख में किसका भाग दीजिएगा, 200 का। 6 लाख में आप 200 का भाग दीजिएगा, तो बताओ 1 ml विलयन में आयनों की संख्या कितनी आई, 6000। तो इस एग्जाम्पल से आपने देखा कि 1 ml विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या 5000 से कितनी हो गई, 3000, जबकि विलयन के कुल आयतन में आयनों की संख्या क्या हो गई, 5 लाख से 6 लाख। इसका मतलब हम कह सकते हैं कुल विलयन में तो आयनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन 1 ml विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या में क्या आती है, कमी, जिस कारण से विलयन का चालकत्व घट जाता है। विलयन की चालकता घट जाती है, चालकत्व नहीं, चालकता घट जाती है जब हम उस विलयन की तनुता बढ़ाते हैं। अब देखिएगा, इस प्रकार हमने देखा कि 1 ml विलयन में कुल आयनों की संख्या में कमी आती है। जितना वियोजन पहली बार में होता है उतना वियोजन दूसरी बार में नहीं होता। ये देखिएगा, पहली बार में 5 लाख आयन बने और उतना का उतना पानी हमने जब मिलाया तो बताओ आयनों की संख्या क्या 10 लाख हो गई क्या, नहीं, कितनी हुई, 6 लाख। ये संख्या 7 लाख भी हो सकती है, 8 लाख भी हो सकती है, 9 लाख भी हो सकती है, 9.5 लाख भी हो सकती है, लेकिन 10 लाख नहीं होगी। 10 लाख से क्या रहेगी, कम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहली बार में जितना वियोजन होता है उतना वियोजन दूसरी बार में नहीं होता। दूसरा इम्पोर्टेंट नोट है, चालकत्व व चालकता पर तनुता का प्रभाव केवल दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए देखा जाता है। चालकत्व व चालकता पर तनुता का प्रभाव केवल दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए देखा जाता है। अब हम बात करेंगे मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। देखिएगा, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव दुर्बल व प्रबल वैद्युत अपघट्य दोनों के लिए देखा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। जब दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाई जाती है, जब दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाई जाती है अर्थात उसमें जल मिलाया जाता है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा बढ़ती है, जिस कारण संपूर्ण विलयन में मुक्त आयनों की संख्या बढ़ती है, जिस कारण विलयन की मोलर चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जब हम किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन में जल मिलाते हैं अर्थात उस विलयन की तनुता बढ़ाते हैं, तो संपूर्ण विलयन में आयनों की संख्या में क्या होती है,
वृद्धि होती है, और आयनों की संख्या यदि बढ़ेगी तो बताओ मोलर चालकता में क्या होगी, वृद्धि। अब हम बात करते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य की। प्रबल वैद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता जब बढ़ाई जाती है, अर्थात उसमें जल मिलाया जाता है, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य आकर्षण की मात्रा कम होती है, जिस कारण आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिस कारण विलयन की मोलर चालकता बढ़ती है। देखिएगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन की जब आप तनुता बढ़ाओगे तो उसमें तो क्या होता है, आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। जबकि प्रबल वैद्युत अपघट्य की बात करें तो इसके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य तो प्रत्येक सांद्रता पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इसका मतलब यदि आप प्रबल वैद्युत अपघट्य के विलयन में जल की मात्रा बढ़ाओगे तो आयनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आयन तो जो बनने थे वो पहले ही बन चुके होते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाने के बाद ही। उसके बाद में यदि आप पानी की मात्रा बढ़ाते हो तो अब क्या होता है, आयनों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, केवल आयनों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण से आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है और विलयन की मोलर चालकता बढ़ती है। मोलर चालकता पर तनुता के प्रभाव को समझाने के लिए डेबाई हक्कल ऑनसेगर द्वारा एक आरेख दिया गया। वो आरेख आप देख पा रहे हैं। देखिएगा, ये जो आरेख है वो डेबाई हक्कल ऑनसागर द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया, ताकि मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव ग्राफ के माध्यम से समझाया जा सके। तो देखिएगा, इसमें एक तो एक्स एक्स है ये वाली, और इस एक्स एक्स पे सांद्रता को लिया गया है √c के पदों में, √c के पदों में, और जो वाई एक्स है उस पे मोलर चालकता ली गई है। इस ग्राफ का ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु के ऊपर सांद्रता का मान 0 है, तो बताओ यहाँ पर तनुता कितनी होगी, अनंत, क्योंकि हम जानते हैं कि सांद्रता और तनुता एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अब हम इस x अक्ष पर दाईं ओर आगे बढ़ेंगे तो सांद्रता का मान बढ़ता जा रहा है, तो एक बिंदु पे मैंने मान लिया, इस बिंदु पे मैंने मान लिया सांद्रता अनंत हो चुकी है, तो बताओ यहाँ पे तनुता कितनी होगी, 0 होगी। और y अक्ष पर नीचे से ऊपर क्या बढ़ रही है, मोलर चालकता बढ़ रही है। तो हम इस ग्राफ के माध्यम से मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव समझेंगे। देखिएगा, इस ग्राफ में x अक्ष पर हम जब दाएं से बाएं आएंगे तो बताओ तनुता में क्या हो रही है, वृद्धि। तनुता जब बढ़ेगी तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के विलयन में आयनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी क्या, नहीं होगी। आयनों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, केवल आयनों के मध्य आकर्षण बल में क्या आएगी, कमी, जिस कारण से क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता एक रेखीय वक्र के अनुसार एक रेखीय क्रम में बढ़ती है, जिस कारण से प्रबल वैद्युत अपघट्य का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है, एकदम सीधा खड़ी लाइन। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो ग्राफ है अगर इस प्रकार की लाइन आपको दिखाई देती है तो वो लाइन किसके लिए होगी, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। अब हम बात करें दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए क्या होता है, जब आप तनुता बढ़ाते हो तो शुरू में क्या होता है, आयनों की संख्या कम होती है, जिस कारण से मोलर चालकता धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही आयनों की संख्या, जैसे ही तनुता का मान आप अधिक करते हो तो आयनों की संख्या में अचानक से क्या होती है, वृद्धि, और अनंत तनुता के समीप तो बहुत ज़्यादा आयन बढ़ चुके होते हैं, जिस कारण से मोलर चालकता अचानक से बढ़ती है, और अचानक से बढ़ने के कारण ये ग्राफ किधर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, वाई अक्ष पर नहीं काटता। जबकि देखो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य का ग्राफ है वो किस पर काट रहा है, वाई अक्ष पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो लैम्डा अनंत एम है, ये लैम्डा अनंत एम किसके लिए ज्ञात किया जा सकता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य का जो ग्राफ है वो वाई अक्ष पर काटता है। तो ये जो अंतःखंड है ये लैम्डा अनंत एम को बताएगा। लैम्डा अनंत एम का मतलब है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जिसे हम सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं, किसके लिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा इन्फिनिट एम का मान ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य का जो ग्राफ होता है वो रेखीय होता है और वाई अक्ष पे जाके
काट देता है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघटय का जो ग्राफ होता है वो y अक्ष पर नहीं काटता और किधर चला जाता है, ऊपर। इसलिए दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए लैम्डा अनंत m का मान यानी सीमांत मोलर चालकता का मान इस ग्राफ की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब ये जो प्रबल विद्युत अपघटय का जो वक्र है ये इस समीकरण की अनुपालना करता है, और समीकरण क्या है, लैम्डा m इजिकल टू लैम्डा अनंत m माइनस बी रूट सी, और इस समीकरण को कहा जाता है डी बाई हक्कल ऑनसागर समीकरण। याद करनी है समीकरण क्या है, समीकरण लैम्डा m इजिकल टू लैम्डा अनंत m माइनस बी रूट सी। अब इस समीकरण की अनुपालना किस प्रकार कर रहा है, देखिएगा। हम जानते हैं मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो, यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, y इजिकल टू होता है माइनस एम एक्स प्लस सी प्रकार की जो समीकरण होती है उसके लिए ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण, ये जो डी बाई हक्कल ऑनसागर समीकरण है, ये y इजिकल टू माइनस एम एक्स प्लस सी की अनुपालना कर रही है। देखो y अक्ष पे हमने क्या ले रखा है, लैम्डा m, ठीक है। x अक्ष पे हमने क्या ले रखा है, रूट सी, और अंतःखंड c का मान किसके बराबर, लैम्डा अनंत m के बराबर, और जो ढाल है उसका मान किसके बराबर, b के बराबर। तो इस समीकरण के लिए ग्राफ किस प्रकार का प्राप्त होगा, ये देखिएगा, इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। ये जो ग्राफ है प्रबल विद्युत अपघटय का, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, इस रेखा के अनुसार हमें ग्राफ प्राप्त होगा। अब देखिएगा, ये जो डी बाई हक्कल ऑनसागर समीकरण है, इसमें लैम्डा m है विलयन की मोलर चालकता, लैम्डा अनंत m है विलयन की सीमांत मोलर चालकता, जिसे हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता भी कहते हैं, और b जो है वो स्थिरांक है, और c क्या है, विलयन की सांद्रता। डी बाई हक्कल ऑनसागर समीकरण का विस्तृत रूप दे रखा है, लैम्डा m इजिकल टू लैम्डा अनंत m रूट सी तो पहले ही था, ये जो b का मान रख दिया यहाँ पे, जो स्थिरांक था उसका मान रख दिया 82.5 बटा dt की पावर 1/2 नीटा प्लस 8.20 गुणा 10 की घात 5 डिवाइडेड बाई dt की पावर 3/2 लैम्डा अनंत m। तो ये जो समीकरण है ये डी बाई हक्कल ऑनसागर समीकरण का विस्तृत रूप है, जो आपको ऐसी की ऐसी याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आप इसको डायरेक्टली याद करेंगे, जहाँ डी क्या है, विलायक का परावैद्युतांक, एन क्या है, विस्कासिता, टी क्या है, परमताप। अब देखिएगा, स्पष्ट है कि प्रबल विद्युत अपघटय का वक्र रेखीय प्राप्त होता है, जिसके लिए अंतःखंड का मान ज्ञात करके सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। दुर्बल विद्युत अपघटय का वक्र अरेखीय प्राप्त होता है, जिस कारण सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस समस्या के समाधान के लिए कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, जिसे हम कहते हैं कोलराउस का नियम, या कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहा जाता है, और इस नियम की बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। तो आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के और वीडियोज़ आपको भविष्य में सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।